Test number 1 Membrane potential. MCQs number 1 Which sodium gate is present outside the channel? अगर हम लोग मेम्ब्रेन को देखें तो उस मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं और उस सोडियम चैनल्स के कितने गेट्स होते हैं? 2 गेट्स होते हैं। एक होता है एक्टिवेशन गेट और दूसरा होता है इनएक्टिवेशन गेट। ये है मेम्ब्रेन की आउटसाइड और ये है उसकी इनसाइड। मेम्ब्रेन की आउटसाइड पर प्रेजेंट होता है एक्टिवेशन गेट और उसकी इनसाइड पर प्रेजेंट होता है इनएक्टिवेशन गेट। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है विच सोडियम गेट इज प्रेजेंट आउटसाइड द चैनल, वो है एक्टिवेशन गेट। तो यहाँ पर हम लोग एक्टिवेशन गेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेफ्टी फैक्टर फॉर प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स इज, यहाँ पर जो वर्ड है सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर किसे कहते हैं? जैसे कि जो नर्व इम्पल्स है हम लोग चाहते हैं कि उसकी कंटिन्यूसली प्रोपेगेशन हो, तो इसके लिए जो एक्शन पोटेंशियल की थ्रेशोल्ड के साथ जो रेशियो होती है ये तकरीबन 1 से ज़्यादा होनी चाहिए और ये जो ग्रेटर देन 1 रिक्वायरमेंट होती है इसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी फैक्टर फॉर प्रोपेगेशन। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रेटर देन 1। वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इन लार्ज माइलिनेटेड फाइबर इज, जो लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं उसके अंदर कंडक्शन वेलोसिटी कितनी होती है? 0.25 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड और 140 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखा जाए तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? 100 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं उसके अंदर कितनी वेलोसिटी है? 100 मीटर पर सेकंड। और 100 मीटर पर सेकंड क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि वेलोसिटी है। तो ये इतनी ज़्यादा वेलोसिटी माइलिनेटेड फाइबर के अंदर क्यों होती है? क्योंकि जो माइलिनेटेड फाइबर है उसके ऊपर सैल्टेटरी कंडक्शन होती है और सैल्टेटरी कंडक्शन एक ऐसी कंडक्शन होती है जिसके अंदर नर्व इम्पल्स नोड टू नोड जंप करती है, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी होती है कंडक्शन की वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज इफ्यूजन, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डिफ्यूजन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेम्ब्रेन इज सेड टू बी पोलराइज्ड ड्यूरिंग डैश स्टेज, वो कौन सी स्टेज है जिसके दौरान हम लोग कहते हैं कि मेम्ब्रेन पोलराइज होती है? रेस्टिंग स्टेज है, डीपोलराइजेशन स्टेज है या फिर रीपोलराइजेशन स्टेज है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज को बोलते हैं कि उस दौरान मेम्ब्रेन पोलराइज होती है, क्योंकि इस स्टेज के दौरान मेम्ब्रेन का अगर देखा जाए हम लोग जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, तो वो तकरीबन यहाँ पर -90 मिली वोल्ट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इन स्मॉल अनमाइलिनेटेड फाइबर, यानी कि जो स्मॉल अनमाइलिनेटेड फाइबर होते हैं उसके अंदर वेलोसिटी कितनी होती है कंडक्शन की? 0.25 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड और 100 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर करेक्ट आंसर है 0.25 मीटर पर सेकंड। जो अनमाइलिनेटेड फाइबर होते हैं उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन जो है वो कम होती है, क्योंकि इसके अंदर कंटेजियस कंडक्शन होती है और कंटेजियस कंडक्शन जो है वो फास्टर नहीं होती क्योंकि सैल्टेटरी कंडक्शन ज़्यादा फास्टर होती है। केमिकल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर यहाँ पर हमने बताना है कि सोडियम की कितनी कंसंट्रेशन होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक मेम्ब्रेन है, ये वाला है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये वाला है इसका इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अगर देखा जाए तो मेम्ब्रेन की आउटसाइड यानी कि जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां पर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन यानी कि ज़्यादा होती है, जबकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो यहाँ पर हमने केमिकल कंसंट्रेशन बतानी है सोडियम की इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ये 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच सेल्स इंसुलेट नर्व फाइबर्स, वो कौन से सेल्स हैं जो कि नर्व फाइबर्स को इंसुलेट करते हैं? मसल सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं या फिर श्वान सेल्स है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है श्वान सेल्स। श्वान सेल्स क्या करते हैं? ये नर्व फाइबर्स को इंसुलेट करते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल पोटेशियम आयंस मूव आउटसाइड द मेम्ब्रेन, एक्शन पोटेंशियल की कौन सी स्टेज के दौरान पोटेशियम आयंस मेम्ब्रेन के आउटसाइड पर मूव करते हैं? पहली बात तो ये कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। रेस्टिंग स्टेज है, डिपोलराइजेशन स्टेज है और इसकी रीपोलराइजेशन स्टेज होती है। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि रेस्टिंग स्टेज कौन सी होती है। जो रेस्टिंग स्टेज होती है इसके दौरान जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -90 मिली वोल्ट होता है।
दूसरा आता है यहाँ पर डीपोलराइजेशन स्टेज। डीपोलराइजेशन स्टेज के दौरान क्या होता है, इस दौरान जो सोडियम आयंस होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर मूव करना स्टार्ट होते हैं, और जो रिपोलराइजेशन स्टेज होती है इसके अंदर जो पोटेशियम आयंस होते हैं ये आउटसाइड द मेम्ब्रेन मूव करना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पोटेशियम आयंस मूव आउटसाइड द मेम्ब्रेन। और ये स्टेज कौन सी होती है, जब पोटेशियम आयंस आउटसाइड द मेम्ब्रेन मूव करते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं यहाँ पर रिपोलराइजेशन स्टेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है यहाँ पर, इफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर पॉजिटिव देन इट इज एट द रेस्टिंग पोटेंशियल देन द मेम्ब्रेन इज सेड टू बी पोलराइज्ड है, डीपोलराइज्ड है, रिपोलराइज है, या फिर ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर इसने कहा है कि जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होता है रेस्टिंग पोटेंशियल की निस्बत, तो इस वक्त हम लोग मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। पहली बात यह कि जब रेस्टिंग स्टेज होती है तो तब कोई भी आयंस अंदर या बाहर मूव नहीं कर रहे होते। दूसरे नंबर पर आती है डीपोलराइजेशन स्टेज। डीपोलराइजेशन स्टेज के दौरान क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन है और बाहर से सोडियम आयंस अंदर की जाने मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अंदर की जाने मेम्ब्रेन जो है पहले ही ऑलरेडी अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर जो है वो पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। जब सोडियम आयंस ज्यादा अंदर की तरफ मूव करेंगे तो मेम्ब्रेन ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव कब होता है, ये डीपोलराइजेशन स्टेज के दौरान होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डीपोलराइज्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड फॉर लार्ज माइलिनेटेड फाइबर इज। यहाँ पर देखने के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड किसे कहते हैं। ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसके दौरान सेकंड एक्शन पोटेंशियल को इलिसिट नहीं किया जा सकता, चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आ जाए। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड हमेशा एक्शन पोटेंशियल के बाद ही प्रोड्यूस होता है। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है लार्ज माइलिनेटेड फाइबर के लिए वो कौन सा है, 1/2500 सेकेंड है, 1/4500 सेकेंड है, या फिर 1/5000 सेकेंड है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 1/2500 सेकेंड। यानी कि एक सेकंड के अंदर अगर एक बंदा एस्टिमेट करे तो 2500 इम्पल्स जो है वो पास हो सकती है उस दौरान। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मेनी टाइम्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम देन सोडियम। यानी कि ये तो हम लोगों को पता है कि जो मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम आयंस के लिए ज्यादा परमिएबल है सोडियम की निस्बत। तो वो कितने टाइम परमिएबल है, यानी कि कितने गुना परमिएबल है, 5 to 10 है, 10 to 100 है, 50 to 60 है, या फिर नन। यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका 10 to 100 टाइम्स मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम देन सोडियम आयंस। विच टॉक्सिन ब्लॉक्स सोडियम चैनल्स। वो कौन सा टॉक्सिन है जो कि सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है। एफ्लाटॉक्सिन है, टेट्रा इथाइल अमोनियम है, या फिर टेट्रोडोटॉक्सिन है। इसका करेक्ट आंसर है टेट्रोडोटॉक्सिन। टेट्रोडोटॉक्सिन एक ऐसा टॉक्सिन है जो कि सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, जबकि टेट्रा इथाइल अमोनियम ये एक ऐसा टॉक्सिन है जो कि पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करता है। एक्शन पोटेंशियल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेजेस। इसकी 2 स्टेजेस हैं, 3 है, या फिर 4 है। इसका करेक्ट आंसर है 3 स्टेजेस। एक्शन पोटेंशियल की 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, ये है रेस्टिंग स्टेज, डीपोलराइजेशन स्टेज और रिपोलराइजेशन स्टेज। इन मोस्ट न्यूरॉन्स डैश आर प्रेजेंट एट हायर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। यहाँ पर हम लोग मेम्ब्रेन देखें तो मेम्ब्रेन की जो बाहर की जानिब है यहाँ पर यह है इसकी आउटसाइड, तो यहाँ पर जो सोडियम आयंस होते हैं उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और ये है मेम्ब्रेन की इनसाइड, और इनसाइड पर देखा जाए तो वहां पर पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो यहाँ पर गिवन एमसीक्यूज में पूछा गया है, इन मोस्ट न्यूरॉन्स डैश आर प्रेजेंट एट हायर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। इसका मतलब है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सोडियम आयंस। अ हेल्दी मायोकार्डियल सेल हैज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली डैश मिलीवोल्ट। यहाँ पर हमने बताना है कि जो मायोकार्डियल सेल होते हैं उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना होता है, ये 70 है, 80 है, या फिर ये 90 मिली वोल्ट है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है -90 मिली वोल्ट, यानी कि मायोकार्डियल सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 मिली वोल्ट है। विच रिफ्रैक्टरी पीरियड कोरस्पॉन्ड डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। रिफ्रैक्टरी पीरियड किसे कहते हैं, यहाँ पर हमने रिफ्रैक्टरी पीरियड को देखना है। ये एक ऐसा पीरियड होता है जो कि एक्शन पोटेंशियल के बाद स्टार्ट होता है, और इस पीरियड के दौरान कोई भी नर्व सेल जो है ये एक्शन पोटेंशियल को फायर नहीं कर सकता। रिफ्रैक्टरी पीरियड की मजीद देखा जाए तो 2 इसकी सब फेजेस हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो यहाँ पर देखने की कौन सा रिफ्रैक्टरी पीरियड जिसके दौरान डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। In the mammalian nerve fiber, potential is about dash millivolt positive inside the fiber. अगर mammalian nerve fiber है उसमें हम देखते हैं कि पोटेंशियल कितने मिली वोल्ट पॉजिटिव होता है मेम्ब्रेन के अंदर।
अगर देखा जाए तो मेम्ब्रेन के अंदर जब पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव किस वजह से होता है। ये है हमारे पास मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन की बाहर जानब कौन से आयंस प्रेजेंट है, वो है सोडियम आयंस। जब सोडियम आयंस मेम्ब्रेन के अंदर मूव करना शुरू हो जाते हैं तो मेम्ब्रेन की जो पहले नेगेटिविटी होती है वो पॉजिटिविटी में चेंज होना शुरू हो जाती है, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है वो कितना पॉजिटिव हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है +61 मिली वोल्ट। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जो एक्शन पोटेंशियल है इसकी जो इनिशिएशन होती है जिस यानी कि वैल्यू के ऊपर जितने मिली वोल्ट के ऊपर, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो एक्शन पोटेंशियल की इनिशिएशन के लिए कितने थ्रेशोल्ड की जरूरत है, -65 मिली वोल्ट, -90 मिली वोल्ट और -110 मिली वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर है -65 मिली वोल्ट, यानी कि -65 मिली वोल्ट की जरूरत है। ये एक थ्रेशोल्ड होता है, जब इतना हमारे पास जो मिली वोल्ट पहुंच जाता है तो फिर एक्शन पोटेंशियल की इनिशिएशन होती है। एनर्जी फॉर ऑपरेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप इज प्रोवाइडेड बाय। सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये वर्क कैसे करता है, इसको वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी किससे मिलती है, एएमपी से, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से, या फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से, या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। इसका करेक्ट आंसर है एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सोडियम पोटेशियम पंप को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबलाइजर इज। यहाँ पर देखते हैं कि स्टेबलाइजर किसे कहते हैं। हम लोगों को पता है कि जो मेम्ब्रेन होती है उसको एक्साइटेशन की जरूरत होती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी को कम करते हैं। तो यहाँ पर वो जो फैक्टर्स जो कि मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी को कम करते हैं इसको बोलते हैं स्टेबलाइजर। तो जो गिवन ऑप्शन है इसमें से कौन सा जो है आयन स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट करता है, सोडियम है, पोटेशियम है या कैल्शियम है। इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस किस तरह स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट करते हैं कि जब मेम्ब्रेन के ऊपर अगर देखा जाए कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है तो कैल्शियम आयंस जो सोडियम आयन की परमिबिलिटी है इसको कम कर देते हैं, क्योंकि जो सोडियम आयंस के जो चैनल्स होते हैं उसका जो आउटसाइड गेट होता है एक्टिवेशन गेट, कैल्शियम आयंस वहां पर जाकर बाइंड कर जाते हैं और इस तरह जो एक्टिवेशन गेट होते हैं वो ओपन नहीं होते। जब वो ओपन नहीं होते तो जो सोडियम आयंस होते हैं वो अंदर मूव नहीं कर सकते, इसलिए जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो सोडियम आयंस की परमिबिलिटी को कम कर देते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो चैनल्स इज। सोडियम चैनल है, पोटेशियम चैनल्स है या फिर कैल्शियम चैनल्स है। अगर देखा जाए तो सोडियम चैनल्स जो है ये फास्ट चैनल्स है, पोटेशियम चैनल्स भी स्लो चैनल्स है, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्लो चैनल्स है वो है कैल्शियम चैनल्स। विच रिफ्रैक्टरी पीरियड कोरस्पॉन्ड्स हाइपर पोलराइजेशन। वो कौन सा रिफ्रैक्टरी पीरियड है जिसके दौरान हाइपर पोलराइजेशन होती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है। इसका करेक्ट आंसर है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड किसे कहते हैं, ये एक ऐसा पीरियड है जिसके दौरान एक न्यूरॉन सेकंड एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट नहीं कर सकती, क्योंकि इसको इनिशिएट करने के लिए एक हमें हाई स्टिमुलस की जरूरत होती है। In the normal mammalian nerve fiber, potential difference is about dash millivolt with negativity inside the fiber membrane। यानी कि जब मेम्ब्रेन जो है ज्यादा नेगेटिव होती है इनसाइड तो उस वक्त उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने मिली वोल्ट होता है, 61 मिली वोल्ट, 75 मिली वोल्ट या फिर 90 मिली वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर है -94 मिली वोल्ट। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। इलेक्ट्रोजेनिक पंप करता है मोर पॉजिटिव चार्जेस को टू द आउटसाइड देन टू द इनसाइड। यानी कि जो इलेक्ट्रोजेनिक पंप है ये मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो है ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस को पंप करता है देन टू द इनसाइड। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। इसका करेक्ट आंसर है कि ये वाली स्टेटमेंट जो है ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है केमिकल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका करेक्ट आंसर है 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसमें सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो सोडियम आयंस की ही होती है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड इन एक्सॉन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म। करेक्ट आंसर है एक्सोप्लाज्म, यानी कि एक्सॉन के अंदर जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसका हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन स्टार्ट मूविंग इनसाइड द मेम्ब्रेन। एक्शन पोटेंशियल की 3 स्टेजेस होती हैं, रेस्टिंग स्टेज, डिपोलराइजेशन स्टेज और रिपोलराइजेशन स्टेज। तो किस स्टेज के दौरान जो सोडियम आयंस हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर मूव करना शुरू हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डिपोलराइजेशन स्टेज।
विच टाइप ऑफ कंडक्शन अकर्स ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल के दौरान किस किस्म की कंडक्शन होती है, साल्टेटरी कंडक्शन होती है या फिर कंटीजियस कंडक्शन होती है। इसका करेक्ट आंसर है साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन किसे कहते हैं? ये एक ऐसी कंडक्शन होती है जिसके दौरान इम्पल्स नोड टू नोड जंप करती है और ये माइलिनेटेड फाइबर के अंदर होती है। और देखा जाए तो साल्टेटरी कंडक्शन जो है ये फास्ट कंडक्शन होती है। दूसरी तरफ देखा जाए कंटीजियस कंडक्शन किसे कहते हैं? ये एक ऐसी कंडक्शन होती है जो कि अनमाइलिनेटेड फाइबर के साथ होती है, यानी कि अनमाइलिनेटेड जो एक्सॉन्स होते हैं उसके ऊपर एक्शन पोटेंशियल की प्रोपेगेशन होती है। व्हाट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ नर्व सेल? नर्व सेल का रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है? -90 मिली वोल्ट है, -70 मिली वोल्ट है या फिर -60 मिली वोल्ट है? करेक्ट आंसर इज -70 मिली वोल्ट। सोडियम चैनल्स आर फास्ट चैनल्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फास्ट। देखा जाए तो सोडियम चैनल्स जो है फास्ट चैनल्स ही होते हैं, बड़ी तेजी के साथ ये ओपन होते हैं, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। द पीरियड ड्यूरिंग विच अ सेकंड एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बी इलिसिटेड विद अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस इज कॉल्ड, यानी कि वो पीरियड जिसके दौरान एक सेकंड एक्शन पोटेंशियल को हम लोग इलिसिट नहीं कर सकते अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस भी आ जाए, तो इस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड या फिर एक्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसका करेक्ट आंसर है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। इफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव देन इट इज एट द रेस्टिंग पोटेंशियल देन मेम्ब्रेन इज सेड टू बी, यानी कि अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाए, जो कि ये रेस्टिंग पोटेंशियल के ऊपर होता है उसकी निस्बत, देन उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पोलराइज्ड बोलते हैं या फिर हम लोग इसको डीपोलराइज्ड बोलते हैं या फिर इसको हाइपर पोलराइज्ड बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर कि मेम्ब्रेन जो है इस दौरान हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज आर कॉल्ड एक्साइटेबल टिश्यूज? वो कौन से टिश्यूज हैं जिसको हम लोग एक्साइटेबल टिश्यूज कहते हैं? नर्व टिश्यू है, मसल टिश्यू है, बोथ ए एंड बी है या फिर नन? इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। व्हाट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ स्मूथ मसल? स्मूथ मसल के अंदर कितना रेस्टिंग पोटेंशियल होता है? -60 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट या फिर -90 मिली वोल्ट? तो स्मूथ मसल जो होते हैं इसके अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 मिली वोल्ट होता है। केमिकल कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इस तरह से मेम्ब्रेन है, ये है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये है इसका इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि मेम्ब्रेन के बाहर होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो कि मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन देखा जाए तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कम होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू से इन मोस्ट न्यूरॉन्स डैश आर प्रेजेंट एट हायर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल देन आउटसाइड, यानी कि अगर न्यूरॉन्स के अंदर देखा जाए तो किस आयन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होती है उसके आउटसाइड की निस्बत। गिवन ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम या फिर यहाँ पर एक्स यानी कि जीनोन है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर पोटेशियम आयंस, यानी कि पोटेशियम आयंस है इसकी कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा होती है बाहर की निस्बत। अब ये हमने सारे जो अपने गूगल फॉर्म्स के ऊपर एमसीक्यूज हैं इसको फिल कर लिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको सबमिट कर